हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम क्या देखने जा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे 2020 में, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम क्या क्या देखेंगे। पहला चीज, स्कूल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में होंगे कि नहीं होंगे, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, आखिर लैंग्वेज किस लैंग्वेज में अब पढ़ाई की जाएगी, आखिर कॉलेज में एडमिशन्स लेना होगा तब क्या करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन करना है और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो उसके लिए भी अब एक अच्छा सा प्लान आ चुका है। एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्या होता है, एमफिल की डिग्री का कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे, बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है, और जीडीपी जो कि आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना तो मैं बताऊंगा ही एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कब आया था। सबसे पहले 1968 में इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, 1968 में कोठारी कमीशन के द्वारा इसको बताया गया था। उस कमीशन में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में दिया गया था कि हाँ किस तरीके से हमारा इंडिया का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद 1986 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, उसके बाद से लेके आज तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, उस जमाने की कमीशन को ही हमारी सरकार ने प्रेजेंट टाइम में अप्लाई कर दिया और कुछ ज़्यादा अधिक मेहनत नहीं की है। ठीक है, उसमें अब अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें, स्कूल सिस्टम की, तो स्कूल सिस्टम में ये बोला है, पहले अभी तक क्या चलता था, 10+2 सिस्टम चलता था, लेकिन अब क्या चलेगा, 5+3+3+4 सिस्टम चलेगा। ठीक है, जिसमें कि 10+2 में क्या होता था, आप 10 तक नॉर्मल पढ़ाई करते थे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर लिए। ठीक है, मतलब आप बेसिकली आप सब्जेक्ट चुनने का आपको मौका दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अब फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, 5+3+3+4 सिस्टम में क्या होगा, पहला जो होता है 5 इयर्स का, ठीक है, 5 साल का कोर्स होगा, जिसमें कि आपको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। दूसरा 3 इयर्स का, जिसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज का। मिडिल स्टेज होगा, ठीक है, 3 इयर्स का। उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया स्कूलिंग को। पहले 5 साल में 3 साल जो होगा प्री प्राइमरी स्कूल होगा, जो कि आजकल बच्चे जो पढ़ते थे नर्सरी, KG1, KG2, ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, अब ये आंगनवाड़ी केंद्र में भी ये चीजें आने का, देखिए अभी तक क्या होता था, जो प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड कराते थे वही चीज अब कहाँ आने का है, सरकारी स्कूलों में आना है बस, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है इन लोगों ने। ठीक है, सिर्फ सरकारी स्कूल में ये चीज अब अभी तक प्रोवाइड नहीं होती थी, तो वो चीज प्रोवाइड करानी है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि नर्सरी, KG1, KG2 ये आपको आंगनवाड़ी केंद्र में प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट से जो एजुकेशन है वो आपको 2 साल का होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास वो 2 साल का होगा, तो टोटल 3 साल इधर और 2 साल इधर, टोटल कितने हो गए, 5 साल हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें दिक्कत ये आती है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो वर्कर्स हैं वो उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो उन वर्कर्स को क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि वो लोग इस तरीके से अपने डेवलप कर सके अपने आप को, ताकि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नया एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, नर्सरी और सरी वाला, इस सब का अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या किया जाएगा, अब देखिए बोलते हैं कि 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश भी एक अलग से लैंग्वेज होगी, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो रीजनल लैंग्वेज में दिए जाएंगे। ठीक है, अब रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना। क्यों, क्योंकि देखिए जो बंदा, अब मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में जॉब कर रहा है, दिल्ली वगैरह में जॉब कर रहा है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, अब एकाएक अगर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, सर गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे, तमिलनाडु तरफ, कर्नाटक तरफ, अब वहां पे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो क्या एडजस्ट कर पाएगा, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो कि प्रेजेंट टाइम में इस चीज में चल रहा है कि यार किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। जो हिंदी पढ़ते पढ़ते बच्चे एकाएक कैसे तमिल लैंग्वेज या फिर कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ लेंगे, या फिर कन्नड़ वाले कैसे एक हिंदी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। ठीक है, वो तो बात की बात है। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या किया जाएगा, 3 साल का होगा ये, इसमें 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की बात की जाएगी। ठीक है,
प्रिपरेटरी स्टेज में तो कुछ नहीं, ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें जैसे अभी तक सिखाया जाता था वैसे सिखाया ही जाएगा। पढ़ाई जो होगी वो होगी ही, ठीक है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। आपको बस हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा जैसे कि अभी तक किया जाता था, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ने के लिए प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो मिडिल स्टेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको 3 साल बिताने हैं। इसमें भी एक नई ऑफर आ रहा है कि ऐसा सुनने में आता है कि जो है तो बच्चों को 10 दिन महीने में स्कूल बैग्स नहीं ले जाने पड़ेंगे उनको, मतलब स्कूल जाना है और वहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह को बुलाया जाएगा। ट्रेनर्स इन द सेंस कारपेंटर को बुला देंगे, मेजन्स को बुला देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे पॉटरी वगैरह भी अगर सीखना चाहे, पेंटिंग सीखना चाहे तो 10 दिन तक वो उनसे ट्रेनिंग लेगा, इंटर्नशिप लेगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज किस 4 साल का होगा, जो कि 9th क्लास से स्टार्ट होगा 12th तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स अपने मन से चुन सकते हैं। सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यही दे दी है कि सब्जेक्ट आप अपने मन से चुन सकते हैं, ठीक है। अभी तक ये होता था कि यार इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे को 10वीं के बाद नहीं माने पढ़ने का, इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, तो वो क्या करेगा, कॉमर्स, सीए नहीं करना, उसको कॉमर्स नहीं पढ़ना, ठीक है, उसको पेंटिंग करनी है, तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए ऑफर दे दिया गया कि बेटा आपको नहीं पढ़ना है ना, तो एक काम करो, मैथ्स का पेपर तो आपको देना ही है, लेकिन अब आपको 2 तरीके होंगे, एक तो एडवांस लेवल और एक कौन सा लेवल हो जाएगा, एडवांस और कौन सा मिडिल लेवल कोई है, ठीक है। उसमें क्या होगा, मीडियम लेवल का एग्जाम, ठीक है। एडवांस और मीडियम में आप जो चुनना चाहें, जो आसान, मीडियम जो है तो थोड़ा आसान पड़ता है तो मीडियम वाला एग्जाम दीजिए, आप क्लियर करिए। अब साल में एक और चीज़ है, साल में 2 बार पेपर होंगे, ठीक है, और उन दोनों में से जो सबसे बेस्ट होगा 10वीं वालों के लिए, जो सबसे बेस्ट होगा वही मार्कशीट में आपके दिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा स्कोर आप करेंगे। ये अच्छी चीज़ है। और ये कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड, जो सुनने में आ रहा है कि होंगे कि नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, टेंशन फ्री तो नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन अब उनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं। पहले ये रहता था अरे यार बोर्ड एग्जाम कैसे करेंगे, है ना, तैयारी करनी है, नहीं निकाला तो क्या होगा। अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बोर्ड एग्जाम नॉर्मल एग्जाम्स जैसे ही होंगे, उन पे फोकस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत एक क्या है कि वहाँ से स्टेज में थोड़ा चेंज आता है तो वो रहेगा ही, ठीक है। अब स्टेट ऑफ थिंकिंग तो चेंज होने से रही आप लोगों की, ठीक है। अब अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो फोकस उन पे उतना ज़्यादा रहेगा नहीं। एडवांस और मीडियम लेवल में डिवाइड किया गया है। बोर्ड एग्जाम्स 2 साल में 2 बार होंगे, ठीक है, जिसका भी अच्छा रहेगा, मतलब जिस भी एग्जाम में आप परफॉर्म अच्छा कर देंगे उसी एग्जाम की जो रिजल्ट है वो आपकी मार्कशीट में शो किया जाएगा, ठीक है। क्लास 11th में सबसे अच्छी चीज़ आ गई है कि हार्ड सेपरेशन सब नहीं है। हार्ड सेपरेशन इन द सेंस, मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ना नहीं है, भाई मैथ्स पढ़ना है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ने का मन है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कर दी है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, आप मैथ्स पढ़ो। मैथ्स के साथ आपको मान लो हिस्ट्री पसंद है थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री भी ले लो, ठीक है। आपको जो मर्जी में आए वो सब्जेक्ट अब आप पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है और यही चेंज भी हुआ है, ठीक है। अब हार्ड सेपरेशंस नहीं होंगे कि भाई हमें कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, बायो लेना है, क्या लेना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा अब, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट की, असेसमेंट में बोला जा रहा है कि हाँ जो क्लासमेट्स होंगे वो लोग असेसमेंट करेंगे, वो लोग बताएंगे कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है कि नहीं। तो आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको कभी ये बोलेगा कि ये पढ़ने में अच्छा है, इसको अच्छे नंबर दीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट बोल रही है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो बच्चों दूसरों की मदद जरूर करिएगा। और अगर स्किल्स की, हाँ और क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा गया है इसमें कि अब बच्चों की एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया जाएगा कि उनका जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, उनको ये चीज़ पता है कि नहीं कि ये अप्लाई कहाँ होते हैं, है ना, एनालाइज करते हैं कि नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो एनालाइज करना है, उनको ध्यान से देखना है कि हाँ ये सब चीज़ें वो जो पढ़ रहे हैं वो काम देगी कि नहीं देगी, है ना। ये सारी चीज़ों पर अब ध्यान दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यार अब मतलब पढ़ रहे हैं किताब में, अब किताब में आप क्या एनालाइज करोगे, जिसको करना होगा वो करेगा, जिसका मन ही नहीं कर रहा तो आप क्या एनालाइज करोगे, करके देख लो, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये जो नया पैटर्न है ये कब तक लॉन्च होगा, इसके लॉन्च होने की अगर सोचे तो संभावना ना के बराबर है। अभी वाले तो एकदम
सोच लीजिए कि आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। ये 2023 में जाके क्या होगा, ये लॉन्च होगा, नया एग्जाम पैटर्न आएगा 2023 वालों के लिए, सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद एनसीईआरटी अब क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड सिलेबस भी अपना थोड़ा बहुत मतलब अपडेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी का सिलेबस वैसे भी पहले से अच्छा ही था, अब और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की। अभी तक देखिए क्या होता था, स्कूल में बच्चे एडमिशन तो लेते थे लेकिन बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ठीक है, तो उससे क्या होता था, इनका जो रेशियो था, मान लीजिए कहीं पे 1000 बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे, और वहां पे सिर्फ 900 बच्चों ने क्या किया, एनरोलमेंट किया, तो क्या हो गया, 90% वहां का एनरोलमेंट का रेशियो हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो अभी तक क्या होता था, जो सेकेंडरी स्कूल है, मतलब 12वीं तक के जो बच्चे हैं, तो जो टारगेट किया गया है 2035 में, बोला जा रहा है कि सेकेंडरी स्कूल में स्कूलिंग जो होनी चाहिए, अब 100% बच्चे 12वीं में क्या करें, एनरोल करें, है ना, मतलब 12वीं तक की पूरी पढ़ाई करें 100%, ये टारगेट है। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, परसेंटेज 56.5% चल रहा है 11th और 12th में एनरोलमेंट का, ठीक है। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो टारगेट है 50%, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है एनरोलमेंट रेशियो वो कितना चल रहा है, 26.3% चल रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लैंग्वेज के बारे में कि किस लैंग्वेज में आखिर पढ़ाई की जाएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पाँचवीं तक है ना, कम से कम पाँचवीं तक रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, और कोशिश की जाए कि 8th क्लास तक भी पढ़ाया जाए, कोई जोर नहीं है, 8th क्लास तक भी इस रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो अब देखिए ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसे अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बताइए, कंप्यूटर चलाना है इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, आपको मोबाइल चलाना है इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, आप नौकरी ढूंढने जाओगे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि यार जब आपको चेंज करना है तो एजुकेशन पॉलिसी में क्यों चेंज कर रहे हैं आप, तो कंपनी वालों से बोलो ना कि भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए, हिंदी मीडियम वालों को भी लाइए, ठीक है। तो वहाँ पे चेंज करना चाहिए, यहाँ पे नहीं। बच्चे तो सीख लेंगे, सीख के तो बहुत सारी भीड़ बढ़ा रहे हैं, सीखने में कोई कमी नहीं है ना, सीखने वालों की भी कमी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि उसने मतलब कंपलसरी कर दिया था कि चाहे जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने ये कंपलसरी करके रखा हुआ है, कुछ महीनों पहले ही उसका ये आया था। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि तीन लैंग्वेज जो है तो मैंडेटरी होनी चाहिए, 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो इंडिया की लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए, और जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो कहीं बाहर की होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बाहर की, फ्रेंच, रशियन, कोई भी अदर लैंग्वेज अब पढ़ाना जरूरी हो गया है, पढ़वाना जरूरी हो गया है स्कूलों को, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म ये होता है कि मदर टंग में हर एक चीज नहीं हो पाती है ना भाई, बताया ना, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा है, इधर आएगा तो कैसे काम चलेगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब अगर हम बात करें कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल कोर्सेस होते हैं जैसे कि BA BCom है ना, इन सब कोर्सेस के लिए क्या किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया उसकी जो मार्क्स होंगे, उसका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो आपका वैलिड रहेगा ऑल ओवर इंडिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं उस स्कोर की मदद से, और ये सारे कोर्सेस के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, जो प्रोफेशनल कोर्सेस है जैसे इंजीनियरिंग हो गया आपका, और क्या कहते हैं डॉक्टर की लाइन हो गया, MBBS वगैरह करना है, डॉक्टर बनना है, तो उनके वो पहले से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो उनको नहीं हटाया जाएगा। JEE का एग्जाम कंडक्ट होगा, इतना याद रखिएगा, और नीट का एग्जाम भी होगा, ठीक है। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो वो पहले से ये 2 एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, अच्छा खासा चल रहा है इनका, तो उसके लिए उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। हाँ, नॉर्मल कॉलेजेस के लिए अब एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। और ये भी कहा गया ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, जो कॉलेज चाहेगा कि हाँ हम खुद एग्जाम लेंगे तो वो लेगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस क्यों छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम से उनको फीस मिलती है, अच्छा एग्जाम फीस भरते देते हैं बच्चे, तो उनको अच्छी खासी कमाई होती है, तो वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। तो ये भी किसी काम का एक तरीके से नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसी में जितनी भी चीजें बताई वो कोई थोपी नहीं गई है, वो सिर्फ इतना बोल दिया कि मन हो तो करो, ना मन हो तो ना करो, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अब ये बोलता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट के आसपास कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो होनी ही चाहिए, बनवाओगे तो काहे नहीं होगी, है ना, ये भी बात तो है। और एफिलिएशन, हाँ, जो यूनिवर्सिटीज़ अभी तक एफिलिएशन देती थी, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है ना,
पता नहीं कितने कॉलेजेस को ये एफिलिएशन देती है, अपने मतलब मार्कशीट देती है। एपीएस यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी एफिलिएशन देती है ना। उसी टाइप से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि क्या करती हैं, एफिलिएशन भर भर के देती हैं। मतलब कोई भी कॉलेज आ जा रहा है, उनसे एफिलिएशन मांग रहा है, वो एफिलिएशन दे दी और बाकायदा वो कॉलेजेस चल रहे हैं, भले उनमें पढ़ाई होती हो चाहे ना होती हो, ठीक है। आरजीपीवी हो गया, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना। एमपी बस में सोचिए, मैं एमपी बस का बता रहा हूँ, ये 3 जगह, 3 यूनिवर्सिटीज जो कि ऐसी हैं। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं आगे हम ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है कि अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं बट फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर पहले साल कोई ग्रेजुएशन अपना छोड़ देता है तो पहले साल ग्रेजुएशन छोड़ने पे उसे क्या किया जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई छोड़ दिया तो कोई मतलब ही नहीं। कॉलेज उसे बाकायदा एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि हाँ इसने 1 साल इस चीज़ की पढ़ाई की है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने 2 साल पढ़ाई किया है तो उसको एडवांस डिप्लोमा करके सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा, बढ़िया डिग्री डिप्लोमा दिया जाएगा उसको। और अगर किसी ने 3 साल पूरा कोर्स किया है तो उसे बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई 4 साल पूरा पढ़ता है, ठीक है, मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ लेता है तो उसे बैचलर्स डिग्री तो दी ही जाएगी, साथ में बीच में अगर मान लीजिए उसने इस 1 साल के दौरान रिसर्च पेपर वगैरह भी आपने दे दिए, कुछ अच्छी चीजें बना दी है ना, तो वो सारी चीजें उसको रिसर्च के साथ बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च उसको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्या होता है। एकेडमिक बैंक क्रेडिट में ये होता है, कभी कभार बच्चे जैसे कि छोड़ देते थे बीच में पढ़ाई लिखाई अपना, है ना, स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ाई छोड़ दिया, आज से 10-15 साल बाद फिर आए, जैसे कि मैं हूं ना मूवी में हुआ था, है ना, कि शाहरुख खान क्या हुआ था, बाद में आया था बहुत सालों बाद, बोलता है कि मैं पढ़ाई का अपनी कंप्लीट करने आया हूँ पढ़ाई, है ना। तो उस टाइप से अगर केस हुआ तो मैं हूं ना मूवी जैसे ही, मतलब अभी तक क्या होता था, नहीं देते थे परमिशन, तो लेकिन अब ये परमिशन आपको मिल गई है कि आपका जो अकाउंट है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, आपका एकेडमी जो भी आपने पढ़ाई की है उसका एक बाकायदा अकाउंट खुल जाएगा, बैंक बना रहेगा, अकाउंट खुल जाएगा। आप जब भी चाहे अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं और कहीं से भी, मतलब कि मैं हूं ना मूवी पूरी तरह से चलेगी, है ना, आप कभी भी कहीं से भी और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं जहां से भी आपका मन करे, ठीक है। ये भी कहा। और एमफिल की डिग्री की बात करें तो एमफिल की डिग्री को अब हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, बीए होता था, एमए करते थे, एमफिल करते थे, उसके बाद पीएचडी करते थे, ठीक है। तो अब एमफिल की डिग्री नहीं रहेगी, अब डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि पीएचडी कर सकते हैं। और हाँ, ये भी होता था कि क्या होता था, इसमें छोटा छोटा काम रहता था, उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता था एमफिल में, है ना, इसीलिए लोग बाग क्या करते थे, पीएचडी नहीं करते थे, एमफिल में एडमिशन लेते थे। लेकिन ये भी देखा गया कि यार एमफिल में एडमिशन लेने के बाद ये लोग किस में चले जाते थे, पीएचडी में एडमिशन ले लेते थे, एमफिल में उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता था, ठीक है। अब अगर बात करें किसकी, बीएड की बारे में, तो बीएड में ये कहा गया है कि अगर किसी ने को डायरेक्ट क्या करना है, 12वीं के बाद टीचिंग का शौक है ना, तो चाहता है 12वीं के बाद मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, तो उसे 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा बीएड का, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने मतलब बैचलर्स डिग्री की है, बैचलर्स डिग्री 3 साल का कोर्स किया है, तो उसे 2 साल बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद वो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। और अगर किसी ने 4 साल पूरे पढ़ाई किए हैं, है ना, ग्रेजुएशन की है 4 साल की, तो उसे 1 साल का बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जो है तो अभी तक कितना दिया जाता था, 4.43% दिया जाता था जीडीपी का एजुकेशन में। अब कितना देने को बोल रहे हैं, 6% देने को बोल रहे हैं। हालांकि ये भी ठीक है, बोला तो बहुत दिनों से जा रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं है, देते नहीं है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ है कि ये भी कहा जा रहा है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लाना का काम किसको सौंपा गया है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को सौंपा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने डिटेल में आपको हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।